देखिएगा थोड़ा इंग्लिश को हम कैसे पर याद करते हैं, चाहे साइनो एंटो हो या फिर इडियम फ्रेज हो या वन वर्ड हो। ठीक है, कोशिश करते जो समय चाहे इंग्लिश ग्रामर का जितना भी रूल है जिसके तहत कॉमन ईयर बनाते हैं उस चीजों को भी हम कोशिश करेंगे सब सेक्शन को लेके बताने का। ठीक है, बताइएगा तो टू कीप द वॉल्फ फ्रॉम द डोर, हिंदी में बोलना है, इंग्लिश नहीं बोलना है। आप हिंदी यदि वन वर्ड में यदि आप जानते हैं, सॉरी इडियम फ्रेज में यदि हिंदी मीनिंग आप समझ रहे हैं उस चीज का, तो इंग्लिश अपने आप 4 ऑप्शन से ढूंढ लीजिएगा। ठीक है, आपसे पूछे टू कीप द वॉल्फ फ्रॉम द डोर, इसका हिंदी क्या होगा? यानी भूखमरी से बचना। यानी कहने का मतलब देखिए वॉल्फ मतलब क्या होता है? भेड़िया होता है। तो समझिएगा डोर यानी जो अगर भेड़िया जंगल में रहता है किसी के दरवाजे पे क्यों जाएगा? उसे क्या यानी भूख से बचने के लिए ही जाएगा ना। मेरे सिर्फ रिलेट करके याद करिएगा। हम क्या बताए टू कीप द वॉल्फ फ्रॉम द डोर, इसका मतलब भेड़िया किसी के दरवाजे पे किस लिए जाएगा? अगर जंगल में खाना नहीं मिलेगा तभी ना जाएगा। तो भूखमरी से बचने के लिए दरवाजे पे, यानी आप रिलेट करके याद करिएगा क्या हो जाएगा भूखमरी से बचना। आगे बताइए टीथिंग प्रॉब्लम क्या होता है? टीथिंग प्रॉब्लम यानी टीथिंग प्रॉब्लम का मतलब है स्टार्ट कोई काम को हम स्टार्ट करते उसी समय यदि कोई समस्याएं आने लगती है उसे टीथिंग प्रॉब्लम बोला जाता है। यानी क्या होता है? शुरुआती समस्या होता है। आगे बताना है मिली माउथेड। मिली माउथेड का मतलब माउथ मतलब क्या होता है? मुंह होता है। ठीक है, आप समझिएगा यानी कि चापलूसी भरी बातें बोलना। कहने का मतलब एकदम मिली मतलब क्या? मधुर समझिएगा। यानी मधुर बात यदि कोई बोल रहा है, मिली माउथेड यानी क्या होता है कि कोई मधुर बात बोल रहा है तो चापलूसी भरे बात, यानी चापलूसी भरी बात क्या हो जाएगा? मिली माउथेड। याद हो रहा है कुछ? ठीक, आगे बताइए बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब क्या होगा? तो देखिए हाँ, इरेगुलरली यानी अनियमित रूप से हो जाएगा। बाय फिट्स एंड स्टार्ट इसका मतलब क्या है? स्टार्ट तो करता है बट अनियमित रूप से। इसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में? वन वर्ड में क्या हो जाएगा? इरेगुलरली हो जाएगा। ठीक है, आगे बताना रैट रेस। रैट रेस मतलब क्या होता है? कड़ी प्रतिस्पर्धा। यानी अगर चूहा का दौर, रैट रेस का मतलब क्या है? चूहा का दौर होता है, इसका मतलब क्या है? कड़ी प्रतिस्पर्धा ही है ना। जैसे कि आप कहानी के टर्म में जानते होंगे क्या, गणेश जी और उनके भाई कार्तिक वाले में, कार्तिक का सवारी क्या था? चूहा ना। सॉरी गणेश जी का सवारी चूहा था। तो रैट रेस यानी उनका प्रतिस्पर्धा क्या था? कड़ी प्रतिस्पर्धा था। यानी शायद शादी करने की बात चली थी जो पहले क्या है त्रिलोक या कहने का मतलब जो है ब्रह्मांड का पूरा जो मतलब चक्कर लगा के पहले आ जाएगा उसकी पहली शादी होगी। इसके लिए गणेश जी क्या किए थे? वो अपने माता पिता का ही चक्कर लगा लिए थे और बोले, यानी रैट रेस कहने का मतलब उनका सवारी तो चूहा था, कार्तिक समझता था हम तो कभी मतलब ये कभी तो जीतेगा नहीं। इस चीज में आप समझ सकते हैं रैट रेस का मतलब क्या होता है? कड़ी प्रतिस्पर्धा। यानी क्या हो जाएगा? हार्ड वर्क भी कर सकते, याद हार्ड कंपटीशन समझिए। ठीक है, आगे बताना है आपको स्पिन वंस व्हील्स। स्पिन वंस व्हील्स का मतलब क्या होता है? तो स्पिन वंस व्हील्स का मतलब व्हील्स मतलब क्या होता है? चक्का होता है। यानी कम लाभ के लिए ज्यादा मेहनत करना। आप देखते हैं चक्का यदि चलता है कहने का तो समझिए दूरी तय करने के लिए चलता है, तो उसमें क्या होता है? कम लाभ के लिए ज्यादा मेहनत करना। यानी आप समझ सकते हैं कोई गाड़ी ड्राइव करता है तो कम पैसा ही ना बचता है, कहने का मतलब उसके लिए ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, यानी ज्यादा दूर तक सफर करना पड़ता है। तो इसका मतलब क्या? स्पिन वंस व्हील्स का मतलब क्या हो जाएगा? कम लाभ के लिए ज्यादा मेहनत करना। ठीक है, आगे आपको बताना है पुट वंस फुट डाउन। पुट वंस फुट डाउन कहने का मतलब क्या है कि फुट डाउन का मतलब क्या है? किसी के पैरों में गिरना। बात को सिर्फ समझिएगा। फुट डाउन क्या होता है? मतलब आप जो बात को बोलते हैं ना उस बात पे एकदम दृढ़ संकल्प रहना, यानी किसी के सामने झुकना नहीं है। बात को नहीं समझ रहा है? आपको हम क्या बताएं? पुट वंस फुट डाउन का मतलब क्या हो जाएगा? जो अपने बातों पर जो है दृढ़ संकल्प रहना, कहने का मतलब अपनी बातों से मुकरना नहीं। ठीक है, यही होता है जो है पुट वंस फुट डाउन। आगे बताना है विस्टल इन द डार्क। विस्टल इन द डार्क तो कहने का मतलब बहादुरी का नाटक करना। कि विस्टल इन डार्क मतलब क्या होता है? अंधेरा होता है। तो सीधा सीधा ये समझ सकते हैं अंधेरा की बात करते हैं और जिसमें कुछ ना कुछ बुराइयां छुपी होती है वो दिखाता है कि नहीं हम बहादुर हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो विस्टल इन द डार्क का मतलब क्या हो जाएगा? बहादुरी का दिखावा करना या फिर नाटक करना। ठीक है, आगे बताना है द अल्फा एंड द ओमेगा। तो शुरू और अंत समझिएगा। अल्फा से स्टार्ट करते हैं, ओमेगा से अंत करते हैं, यानी क्या हो जाएगा? शुरू और अंत हो जाएगा अल्फा एंड द ओमेगा। ठीक है, आगे बताना है थ्रो अप द स्पॉन्ग। ठीक है, थ्रो अप द स्पॉन्ग मतलब होता है घुटने टेकना या फिर जो है हार मान लेना।
थ्रो अप द स्पोंग मतलब क्या हो जाएगा, घुटने टेकना या फिर हार मान लेना। ठीक है, आगे बताना, पुट अ स्पोक इन वंस व्हील। हाँ, पुट अ स्पोक इन, बताते हैं इन वंस व्हील। ये आजकल गांव में, समाज में या हर जगह ये चीज देखने को मिलता है। इसका मतलब कोई किसी का चक्का चल रहा है, उसमें स्पोक, समझते हैं ना, वो चल रहा है उसमें कोई स्पोक घुसा देगा यानी लाठी घुसा देगा, चल पाएगा ना, ना चलेगा। इसका मतलब यही हुआ, कोई प्रगति कर रहा है और उसकी प्रगति में बाधा डाल देता है। नहीं समझे? ठीक है, यानी आपको क्या बताया कि पुट अ स्पोक इन वंस व्हील, व्हील मतलब चक्का होता है, सीधा समझिएगा। तो कोई प्रगति कर रहा है, उसमें क्या करता है, जैसे कि साइकिल का ही चक्का ले लीजिए, उसमें स्पोक रहता है लगा हुआ, वो नच रहा है, स्पोक टूट के यदि फंस जाएगा क्या चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। वही होता है कि कोई प्रगति यदि कर रहा है तो उसकी प्रगति में बाधा डालना मतलब। ठीक है, आगे आपको बताना है, अब वाइल्ड गुस चेस बताइएगा। अब वाइल्ड गुस चेस का मतलब, चेस मतलब क्या होता है, प्रयास करना, एक तरह समझिएगा। और वाइल्ड मतलब क्या होता है, जंगली। ठीक है, यानी जंगल यानी व्यर्थ समझिएगा, तो व्यर्थ का प्रयास क्या हो जाएगा, अब वाइल्ड गुस चेस हो जाएगा। ठीक है, आगे बताना, अ मूट पॉइंट। तो मूट पॉइंट का मतलब क्या होता है, विवाद का जड़ होता है, समझे। अ मूट पॉइंट मतलब क्या हो जाएगा, विवाद का जड़ हो जाएगा। सही है, आगे बताना, स्पीक एंड स्पैन। स्पैन तो साफ सफाई यानी कहने का मतलब साफ सुथरा होता है, स्पीक एंड स्पैन। ठीक है, आगे आपको बताना है, टू ड्रॉ द लॉन्ग बो। टू ड्रॉ द लॉन्ग बो मतलब क्या होता है, यानी कहने का मतलब टू ड्रॉ द लॉन्ग बो, लॉन्ग मतलब क्या, लंबा। कहने का मतलब कोई भी बात छोटा है उसको बढ़ा चढ़ाकर प्रकट करना। क्या हो जाएगा इसका, टू ड्रॉ द लॉन्ग बो का मतलब क्या होगा, बढ़ा चढ़ाकर कहना, या फिर टू एग्जैगरेट बोलते हैं इसको, एक वर्ड में क्या होता है, टू एग्जैगरेट। आगे बताना है, ऑल एगॉग। बहुत एसएससी का फेवरेट है ये। ऑल एगॉग मतलब होता है हैरान, बेचैन। ठीक है, ऑल एगॉग मतलब क्या हो जाएगा, हैरान या बेचैन हो जाएगा। ठीक है, आगे बताना है, नोट टू मीन्स मैटर। बहुत अच्छा वर्ड है, नोट टू मीन्स मैटर, यानी विनम्रता से खुलकर बोलना। ठीक है, विनम्रता से खुलकर बोलना, क्या हो जाएगा, नोट टू मीन्स मैटर। कहने का मतलब कोई भी बात बहुत बड़ा है लेकिन उस बात को हम एकदम विनम्रता से बोलते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, नोट टू मीन्स मैटर। ठीक है, यानी कोई भी मैटर बहुत बड़ा है लेकिन उस चीजों को हम क्या करेंगे, विनम्रता से बोलेंगे, तो यही होता है नोट टू मीन्स मैटर। ठीक है, या फिर इसके लिए वर्ड की बात करें, टू स्पीक अबाउट जो है पोलाइटली। ठीक है, स्पीक आउट पोलाइटली। आगे बताना है, किक द बकेट। किक द बकेट होता है टू डाई, आप मर जाना, सीधा सीधा किक द बकेट क्या हो जाएगा, टू। अगर आप सीधा समझिएगा, किक द बकेट मतलब हम क्या बताया, मर जाना। अगर आपको मर जाना पता है तो टू डाई नहीं कर सकते हैं, नहीं समझ रहे हैं। इंग्लिश से आपको इंग्लिश याद करने में थोड़ा सा डिफिकल्ट, परेशानी होगा और होता होगा, हम समझ रहे हैं। ठीक है, इसलिए आप इंग्लिश से हिंदी याद करके आप इंग्लिश ऑटोमेटिक कर लीजिएगा। इससे फायदा क्या है, आपको एंटोसाइनो में भी फायदा होगा। ठीक है, कोई भी वर्ड है जब तक उसका हिंदी मीनिंग नहीं पता रहेगा तब तक उसका ना आप साइनो कर सकते हैं ना ही एंटो कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, होता क्या है, जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है, सीबीएसई बोर्ड का है, तो सब दिन से आदत है इंग्लिश पढ़ना, तो इंग्लिश से इंग्लिश आसानी से कर सकते हैं। लेकिन जो बिहार बोर्ड वाले हैं उनसे नहीं हो पाएगा। हम समझ रहे हैं, इंग्लिश से भाग भी इसी कारण से रहे हैं, लेकिन इस चीज को समझिएगा, थोड़ा सा समय दीजिएगा, बहुत आसान है। आगे बताना है, एन एक्स टू ग्रिंड बताइएगा। एन एक्स टू ग्रिंड मतलब, कहने का मतलब क्या है, किसी भी काम को निहित स्वार्थ का होना, मतलब कोई भी काम को यदि हम कर रहे हैं उसके लिए कुछ ना कुछ जो है स्वार्थ होता है, इसको हम बोलते हैं एन एक्स टू ग्रिंड होता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब टू हैव अ सेल्फिश मोटिव। ठीक है, आगे बताना है, विल ओ द विस्प। विल ओ द विस्प मतलब क्या होता है, यानी कहने का मतलब ऐसा चीज जिसको हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं, कहने का तो अप्राप्त होता है। विल ओ द विस्प मतलब क्या होता है, अप्राप्त, यानी जिसे प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, आगे आपको बताना है, चिकन हर्टन। चिकन हर्टन यानी समझिए, चिकन मतलब क्या है, मुर्गा मुर्गी होता है ना, समझिए। तो अगर चिकन हट यानी मुर्गा देखते हैं उसको पकड़ता है, पहले ये जो है डर यानी भागने का कोशिश करता है, यानी देखते हैं पकड़ने के लिए जाता है, पहले कोना पकड़ने लग जाता है। इसका मतलब क्या होता है, डरपोक। यानी चिकन हट का मतलब क्या हो जाएगा, डरपोक या फिर कायर हो जाएगा। ठीक है, आगे आपको बताना, रेड लेटर डे। एन इम्पोर्टेंट डे होता है ना, ठीक है, यानी बहुत ही खास दिन होता है। ठीक है, और रेड लेटर डे। आगे बताना है, इंडेड इन अ फिस्को। पूर्ण विफलता यानी संपूर्ण असफलता की बात करते हैं, यह पूरी तरह से असफल हो जाएगा। ठीक है, आगे आपको बताना है, सो विल्ड ओट्स। बेवकूफी भरी काम में जो है समय गंवाना, वही हुआ अयासी करना। ठीक है, सो विल्ड ओट्स। विल्ड मतलब क्या, जंगली एक तरह समझिएगा। ठीक है, ओट्स मतलब जो है, सो विल्ड ओट्स मतलब अपने आप को दिखाना, इसका मतलब क्या होता है,
बेवकूफी भरा काम करना, ठीक है। आगे बताना लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ। तो लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ का मतलब क्या हुआ, हाथ से मुंह तक आना, मुंह में आना, इसका मतलब क्या हुआ, भोजन करने की बात कहा जा रहा है, यानी किसी तरह से गुजर बसर करना, ठीक है। यानी लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ का मतलब क्या हो जाएगा, किसी तरह से गुजर बसर करना, ठीक है। आगे आपको बताना है टू फेस द म्यूजिक, ठीक है, परिणाम का सामना करना, यानी आप जैसा करेंगे उसका परिणाम आपको मिलेगा। टू फेस द म्यूजिक यानी आप जैसा गाइएगा वैसा ही ना आपको रिजल्ट मिले, यानी सामने वाला का चेहरा वैसा ही दिखेगा, आपको खुद लग जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, किए का परिणाम या फिर जो है परिणाम का सामना करना, ठीक है। आगे आपको बताना है गिविंग अनड्यू फेवर्स टू वंस ओन किथ, ठीक है, गिविंग अनड्यू फेवर्स टू वंस ओन किथ, इसका मतलब क्या होगा, नेपोटिज्म, यानी भाई भतीजावाद होता है नेपोटिज्म, ठीक है। यानी कहने का मतलब यह गिविंग अनड्यू यानी फेवरेट टू वंस ओन किथ एंड द किन, जो इसका मतलब होता है भाई भतीजावाद यानी नेपोटिज्म बोलते हैं, ठीक है। आगे आपको बताना है वंस हु डजंट केयर फॉर लिटरेचर या आर्ट यानी और आर्ट, तो इसका होता क्या होता है, कला या साहित्य में रुचि नहीं होना, जिसे फिलिस्तीन बोला जाता है, ठीक है, फिलिस्तीन बोला जाता है। कहने का मतलब जो है वंस हु डजंट केयर फॉर लिटरेचर, यानी ऐसे व्यक्ति जो लिटरेचर या फिर आर्ट को जो है केयर नहीं करता, उसे क्या बोलते हैं, फिलिस्तीन बोलते हैं, ठीक है। यानी कला या साहित्य में रुचि नहीं दिखाना, नहीं होना। आगे बताना है एडम्स एल, ठीक है, वाटर होता है यानी सदा पानी होता है, एडम्स एल, ठीक है। आगे बताना एट वंस विट्स एंड, पजल चकरा जाना होता है, ठीक है। एट वंस विट्स एंड मतलब क्या हो जाएगा, पजल यानी चकरा जाना होता है, ठीक है। आगे आपको बताना है इन अ जिफी, बहुत जस्ट, जिफी यानी जस्ट, ठीक है, इसका मतलब होता है बहुत जल्दी। इन अ जिफी का मतलब क्या हो जाएगा, बहुत जल्दी, बहुत ही जल्दी, ठीक है। आगे बताना हरकुलियन टास्क, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कठिन, एक कठिन कार्य होता है हरकुलियन टास्क, ठीक है। आगे आपको बताना है ऑन टेंटर हुक, एंड ऑन टेंटर हुक्स मतलब होता है संदेह की स्थिति में, ठीक है। ऑन टेंटर हुक्स का मतलब क्या हो जाएगा, संदेह की स्थिति में यानी डाउटफुल, ठीक है। आगे आपको बताना है स्पीकिंग विद द स्टेमलर और लिस्प, स्पीकिंग विद द स्टेमलर और लिस्प, लिस्प मतलब क्या होता है, समझिए वर्ड यानी कहने का मतलब ओठ होता है एक तरह, समझिए इसका मतलब तुतला कर बोलना, स्पीकिंग यानी बोल रहा है ओठ में ओठ टकरा यानी तुतलाना की बात करते हैं, तो तुतलाने का क्या हो जाएगा, स्टेमलर, स्टरिंग, स्टरिंग ना, स्टटरिंग, स्टटरिंग, स्टटरिंग हो जाएगा, STUTTERING हो जाएगा, स्टटरिंग मतलब होता है तुतला कर बोलना, ठीक है। देखिए हम कभी वन वर्ड हो जाता है, कभी ये जो है प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है सब, ठीक है। तो आप देखिए हम सीधा सीधा इतना जान लीजिए, इंग्लिश है, इंग्लिश है, आप उसको ऐसे तरीका से पढ़िए, कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि वन वर्ड है या इडियम है, उसके आपको कोई भी वर्ड कोई सेंटेंस दिया हुआ रहे तो उसके लिए आपको आना चाहिए, ठीक है। भले ही एग्जाम में आपको लिखा हुआ रहता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन या फिर इडियम फ्रेज जो भी लिखा हुआ रहता है, ठीक है, लेकिन आप उस चीज को ये फील नहीं करिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं, सीधा ये सब हम सीधा जानते हैं। इंग्लिश का मतलब यही है जिसको रटने का आदत, कहने का मतलब यदि रटने का आदत, समझने का आदत थोड़ा सा हो गया, समझिए इंग्लिश आसान है। हम बताते हैं ना 15 से 20 दिन यदि क्यूज कंटिन्यू करवाएंगे ना, जिनको अभी 2 नंबर 3 नंबर आता है ना, 15 नंबर फिक्स है आएगा, 15 हर हाल में सही होगा। क्या आपको नहीं लग रहा नहीं हो सकता है, आसानी से होगा। जान लीजिए इंग्लिश में टेंस जो होता है ना, टेंस कितने प्रकार का क्या होता है, इंटर पास करने के बाद मुझे पता नहीं था, आप समझ सकते हैं, लेकिन तैयारी करने के बाद ऐसा एक भी सेट नहीं था जिससे 20 से कम नंबर आ रहा हो। भले ही छोड़ दिए एसएससी की तैयारी वो अलग की बात है, लेकिन अभी भी यदि शुरुआत करें तो बेहतर कर सकते हैं। और हमको लगता है बहुत दिनों के बाद आज इंग्लिश के लिए जो है पढ़ भी रहे हैं या फिर आप लोग को बता रहे हैं, बहुत दिनों के बाद, यानी 2017 के बाद समझिए, ठीक है। अब फिर भी हमको लगता है उतना बेकार स्थिति में अभी भी नहीं गया होगा, ठीक है। और 2017 का ही ये डायरी भी है मेरा, अब अनुमान कर सकते हैं। और ये सब अभी आपको सामने देखने को नहीं मिलता है, एग्जाम में सेट में नहीं मिलता है, मिलता है ना, हर हाल में रहेगा ही, कहां से आएगा। चलिए आगे बताइएगा मेक वंस फ्लैश क्रिप, ठीक है। मेक वंस फ्लैश क्रिप का मतलब होता है डराना, ठीक है, यानी भयभीत कर देना, यानी टू फ्राइटन समवन, यानी किसी को डरा देना, यानी वही फ्राइटन मतलब वही होता है डराना, ठीक है। तो टू फ्राइटन समवन का मतलब क्या हो जाएगा, मेक वंस फ्लैश क्रिप, ठीक है। आगे बताना डैम्प स्क्वाइब, डैम्प स्क्वाइब, डैम्प मतलब क्या होता है भींगा, यानी अगर कोई पेपर को यदि हम भींगा देते हैं तो क्या हो जाएगा, पूरी तरह से व्यर्थ, यानी समझ, इसका मतलब क्या हो जाएगा, और डैम्प स्क्वाइब मतलब होता है पूरी तरह से असफल हो जाना, ठीक है। आगे बताना है रेज लाइक अ फोनिक्स,
तो रेज लाइक ऑफ फोनिक्स मतलब आप गिरे हुए थे फिर से उठ गए, इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो अब इसका मतलब क्या हो जाएगा, फिर से सफल होना। रेज लाइक ऑफ फोनिक्स का मतलब क्या हो जाएगा, फिर से सफल हो जाना। ठीक है, आगे आपको बताना है टू हैव अ फिंगर इन एवरी पाई। टू हैव अ फिंगर इन एवरी पाई इसका मतलब होता है कि कई गतिविधियों में शामिल होना। कहने का मतलब चारों तरफ कोई कई काम हो रहा है एक साथ, जो है आप जो है कहने का मतलब चौमुखी प्रतिभा वाला एक तरह से बोला जाए तो। ठीक है, तो कई गतिविधियों में शामिल होना का मतलब क्या, टू हैव अ फिंगर। टू हैव अ फिंगर मतलब जिनके पास फिंगर है, कहने का मतलब फिंगर यानी कहने का मतलब समझ रहे हैं ना, आप घुमा सकते हैं चारों तरफ, तो कई गतिविधियों में शामिल होना। फिंगर का मतलब कहीं भी उंगली डालना, कहने का मतलब वही हुआ कई गतिविधियों में शामिल होना। आप रिलेट करने का कोशिश कीजिएगा ना, हर किसी चीज को आप आसानी से याद कर सकते हैं। आगे बताना टू मेक अप वंस माइंड। टू मेक अप वंस माइंड, वंस माइंड का मतलब क्या होता है, एक मत होना चाहिए। ठीक है, कहने का मतलब निर्णय करना। टू मेक अप वंस माइंड का मतलब क्या हो जाएगा, निर्णय करना यानी फैसला करना। ठीक है, आगे आपको बताना है और डार्क हॉर्स बताइएगा, छुपा रुस्तम। ठीक है, और डार्क हाउस का मतलब क्या हो जाएगा, छुपा रुस्तम हो जाएगा। बताइए करी फेवर मतलब क्या होता है, करी फेवर CURRY मतलब वही सहायता लेना होता है, यानी कहने का मतलब क्या होगा, करी फेवर मतलब क्या होगा, किसी से सहायता लेना। आप उसके फेवर की बात बोलिए, आपको वो सहायता करेगा ही, ये ना होता है करी फेवर। ठीक है, बताइएगा विद द इंटेंशन ऑफ इसका मतलब क्या होगा, विद द इंटेंशन ऑफ ये प्रीपोजिशन होता है। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो कुछ प्रीपोजिशन को फॉलो करते हैं, वो ऐसे वर्ड में है आपको। ठीक है, मतलब के इरादे से होता है। विद द इंटेंशन ऑफ का मतलब क्या होता है, के इरादे से होता है। ठीक है, कुछ जो है आपको बताते हैं वर्ड फॉलोड बाय प्रीपोजिशन, यानी कुछ वर्ड ऐसा है जो किस प्रीपोजिशन को कुछ को फॉलो करते हैं और उसका मतलब क्या होता है। जैसे हम बोलते हैं चार्ज, और चार्ज के साथ अगेंस्ट आता है, यानी चार्ज अगेंस्ट है। चार्ज अगेंस्ट का मतलब क्या होता है, और चार्ज के साथ विद भी आता है। तो जब चार्ज के साथ अगेंस्ट आता है इसका मतलब क्या हो जाता है, अर्थ बदल जाता है। और चार्ज के साथ जब विद आता है तो इसका मतलब क्या होता है, तो चार्ज अगेंस्ट का मतलब होता है के विरुद्ध आरोप। आप जानते हैं चार्ज अगेंस्ट यानी आप यदि पुलिस की बात यदि करिएगा तो थाने में क्या होता है, किसी पे चार्ज लगाया जाता है, यानी आरोप लगाया जाता है, वही ना होता है, यानी किसी पे केस किया जाता है। तो कौन कौन सा चार्ज लगता है, कौन कौन सा धारा लगता है, उसकी बात करते हैं। तो चार्ज अगेंस्ट का मतलब क्या हो जाएगा, के विरुद्ध आरोप हो जाएगा। और चार्ज विद का मतलब क्या हो जाएगा, से आरोपित, यानी किस केस में जो है आरोपित किया गया है। तो चार्ज विद का मतलब क्या होगा, से आरोपित। और चार्ज अगेंस्ट का मतलब क्या हो जाएगा, के विरुद्ध आरोप हो जाएगा। इसी तरह से होता है एक कॉन्डेम्न टू। तो कॉन्डेम्न टू का मतलब क्या होता है, दंड देना होता है। कॉन्डेम्न टू का मतलब क्या हो जाएगा, दंड देना हो जाएगा, यानी कोई चार्ज लगेगा तो क्या दंड तो कुछ ना कुछ मिलेगा ही, वही समझिएगा। कॉन्डेम्न टू का मतलब क्या होगा, दंड देना। आगे है एग्जेम्प्ट फ्रॉम होता है एक। ठीक है, एग्जेम्प्ट फ्रॉम मतलब होता है से छुट्टी या फिर राहत लेना। एग्जेम्प्ट फ्रॉम का मतलब क्या होता है, से छुट्टी या फिर राहत। इसी तरह से जैसे इक्वल के साथ क्या लगता है, टू लगता है। जैसे हम देखते हैं बराबर का साइन देते हैं, क्या बोलते हैं उसको, इक्वल टू बोलते हैं ना। इक्वल टू का मतलब होता है के समान होता है। ठीक है, इक्वल टू का मतलब क्या होता है, के समान होता है। एक होता है एक्सपर्ट इन। एक्सपर्ट इन का मतलब क्या होता है, तो एक्सपर्ट इन का मतलब होता है कुशल यानी दक्ष होता है। एक्सपर्ट इन का मतलब क्या हो जाएगा, कुशल हो जाएगा यानी दक्ष हो जाएगा। ठीक है, आगे बताना इनवियस ऑफ का मतलब क्या होता है। इनवियस ऑफ, इनवियस इनवी मतलब क्या होता है, शत्रु होता है, उसी में इनवियस ऑफ हो गया। इसका मतलब है ईर्ष्यालु, यानी ईर्ष्या करने वाले व्यक्ति जो होता है ईर्ष्यालु बोलते हैं किसको, इनवियस ऑफ को बोलते हैं। आगे बताना है फैमिलियर विद का मतलब क्या होता है, यानी देखिए ये सब सीधा सीधा आपको दिख जाएगा, कोई भी कॉमन एरर में भी दिख जाएगा, फैमिलियर ऑन लिख देगा, यहाँ पे एरर हो जाएगा, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, फैमिलियर विद होना चाहिए था। ये सब पढ़ना बहुत जरूरी है। कुछ है ऐसा वर्ड है जो प्रीपोजिशन को ही लेता है, कहने का मतलब कुछ वर्ड उसके आगे यदि वो प्रीपोजिशन नहीं आता है इसका मतलब वहां पे एरर है। तो फैमिलियर के साथ कौन सा प्रीपोजिशन आएगा, तो विद आएगा, और फैमिलियर विद का मतलब होता है परिचित। ठीक है, आगे बताना जो है फ्री के साथ कौन सा प्रीपोजिशन आता है, फ्री फ्रॉम आता है। ठीक है, और फ्री फ्रॉम का मतलब होता है से मुक्त करना होता है। क्या होता है, फ्री फ्रॉम का मतलब से मुक्त करना होता है। ठीक है, आगे बताना फाइंड फोर होता है। फाइंड के साथ कौन सा, फोर आता है। फाइंड फोर का मतलब क्या होता है, फाइंड फोर का मतलब होता है दंडित। ठीक है, दंडित होता है। ठीक है, आगे बताना फैटल टू। फैटल के साथ टू आता है, इसका मतलब घातक होता है, बिल्कुल सही, घातक होता है। आगे बताना ग्रेटफुल के साथ जो है टू या फोर दोनों आता है, और दोनों का मतलब होता है ग्रेटफुल कहते नहीं है, आई एम ग्रेटफुल टू
बोलते हैं ना, इसका मतलब क्या होता है, हम जो है कृतज्ञ हैं, यानी आपके जो है कृतज्ञ समझते हैं ना, यानी आपके प्रति जो है आभारी, आपके आभारी है, कृतज्ञ वही होता है। तो ग्रेटफुल टू या फिर फॉर जो है इसका मतलब क्या हो जाएगा, कृतज्ञ या फिर आभारी हो जाएगा। ठीक है, आगे बताना गार्ड अगेन। ठीक है, गार्ड अगेन ने अगेंस्ट, गार्ड अगेंस्ट। गार्ड मतलब गार्ड का क्या काम होता है, सुरक्षा करना। तो गार्ड अगेंस्ट का मतलब क्या होता है, सावधान रहना। कहने का मतलब गार्ड अगेंस्ट यानी गार्ड है तो क्या उसी स्थिति में सावधान रहना, इसका मतलब हो जाएगा। आगे बताना ग्रीडी ऑफ। तो ग्रीडी ऑफ का मतलब होता है लालची होता है, बिल्कुल सही है। आगे बताना होपफुल ऑफ। होपफुल ऑफ का मतलब क्या होता है, आशावान होता है। होपफुल ऑफ का मतलब क्या होगा, आशावान। और इंडेबिटेड टू मतलब क्या होता है, इंडेबिट मतलब क्या होता है, कर्जदार होता है, यानी ऋणी हो जाएगा। इंडेबिटेड के साथ कौन सा प्रीपोजिशन आएगा, टू आ जाएगा। ठीक है, आगे बताना इंडल्ग के साथ इन आता है। इंडल्ग इन मतलब क्या होता है, शामिल होना, यानी किसी भी काम में जो है इंडल्ग इन मतलब क्या हो जाएगा, शामिल होना। इसी के साथ एंग्री के साथ एक एट आता है और एंग्री के साथ विद आता है। तो एंग्री के साथ जब विद आएगा तो इसका मतलब क्या होगा, जब एंग्री के साथ विद आएगा इसका मतलब आप किसी व्यक्ति से क्रोधित है, और एंग्री के साथ यदि एट आएगा इसका मतलब किसी वस्तु से क्रोधित है। ध्यान रखिएगा, कभी भी अगर वस्तु से कंपेयर यदि किया जाए, यानी आप क्रोधित है, वहां पे आपको सीधा सेंटेंस में दिखाई देगा एंग्री एट, यानी जब सॉरी एंग्री विद दिखाई दे, वस्तु से क्रोधित है, एंग्री आपको जो वस्तु से है, क्रोधित वस्तु से, लेकिन एंग्री विद दिखाई देगा तो यहाँ पे एरर हो जाएगा। क्या होना चाहिए, एंग्री एट, यानी वस्तु के लिए क्या आएगा एट, और व्यक्ति के लिए क्या आ जाएगा, एंग्री विद आ जाएगा। ठीक है, आगे बताना एनवायड विद होता है और एनवायड एट होता है। ठीक है, एनवायड विथ और एनवायड एट होता है। एनवायड मतलब होता है तंग, कोई तंग कर देता है यानी नाराज हो जाते हैं। ठीक है, तो एनवायड विथ जब हो जाएगा तो किससे नाराज, व्यक्ति से, और एनवायड एट आ जाएगा तो वस्तु से नाराज हो जाएंगे। ठीक है, आगे बताना बिजी विद का मतलब क्या होता है, बिजी विद यानी व्यस्तता की बात करते हैं, व्यस्त होता है, बिजी विद मतलब व्यस्त होता है। बिजी के साथ कौन सा प्रीपोजिशन, विद आ जाएगा। ठीक है, आगे बताना एक्यूज्ड ऑफ मतलब क्या होता है, वही हुआ अपराध यानी आरोप लगाना होता है। ठीक है, अबाउंड इन मतलब क्या होता है, ठीक है, अबाउंड इन मतलब भरा हुआ होना होता है, बिल्कुल सही है। आगे बताना बोस्ट ऑफ, डिंगे हाँकना। ठीक है, बोस्ट ऑफ मतलब क्या हो जाएगा, डिंग हाँकना हो जाएगा, सही है। आगे आपको बताना एडिक्टेड टू, तो बुरी आदतों से परा हुआ होना, यानी बुरी आदतों का लत लगना होता है। एडिक्टेड टू यानी किसी चीज की नशा यदि हो जाता है तो नहीं बोलते एडिक्टेड है ये। एडिक्टेड के साथ कौन सा प्रीपोजिशन, टू आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बहुत सारा आवश्यक है। ठीक है, एक दिन में पॉसिबल है, थोड़ा थोड़ा करके बताएंगे ताकि आसान हो जाएगा। आगे कुछ फोबिया के बारे में देखते हैं एक साथ, जितने भी फोबिया होता है। फोबिया मतलब क्या होता है, डर होता है, किसी भी चीज से डर, और जिस चीज से डर होता है उसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, यही चीज है। जैसे हम की बात करते हैं फियर अबाउट थीव्स, यानी चोर से डर, चोरी से डर मतलब क्या हो जाएगा, क्लेप्टोफोबिया हो जाएगा। क्या होगा, फियर अबाउट थीव्स मतलब क्या हो जाएगा, इसका वन वर्ड क्लेप्टोफोबिया। इसी तरह से जो फियर अबाउट वॉकिंग यानी भ्रमण करने यानी टहलने से जो है डर लगता है जिसको, उसको क्या बोलते हैं, बेसीफोबिया हो जाता है। बेसीफोबिया होता है BASIPHOBI, ठीक है, BIA, बेसीफोबिया मतलब क्या हो जाएगा, फियर अबाउट वॉकिंग हो जाएगा। आगे बताना फियर अबाउट स्किन, हाँ फियर अबाउट स्किन यानी त्वचा से डर की बात करते हैं, इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो डर्मेटोफोबिया हो जाएगा। फियर अबाउट स्किन क्या हो जाएगा, डर्मेटोफोबिया। इसी तरह से आपको बताना फियर अबाउट सनलाइट यानी सूर्य के प्रकाश से डर, फियर अबाउट सनलाइट का क्या हो जाएगा, हेलियोफोबिया हो जाएगा। क्या होगा, हेलियोफोबिया हो जाएगा, क्या फियर अबाउट सनलाइट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको बताना फियर अबाउट वुमेन यानी महिलाओं से डर क्या कहलाएगा, तो गाइनोफोबिया, गाइनाफोबिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फियर अबाउट महिला यानी महिलाओं से, वुमेन यानी महिलाओं से डर क्या हो जाएगा, गाइनोफोबिया हो जाएगा। ठीक है, आगे आपको बताना है फियर अबाउट वेल्थ, फियर यानी धन से, यानी वेल्थ मतलब क्या होता है, धन होती है, यानी वेल्थ से धन यानी सॉरी डर जो यानी धन से जो डर होता है क्या कहलाता है ये, तो प्लूटोफोबिया होता है। फियर अबाउट धन यानी वेल्थ क्या हो जाएगा, प्लूटोफोबिया। आगे बताना है फियर अबाउट डिजीज यानी रोग से डर क्या कहलाएगा, प्लैथोफोबिया हो जाएगा। फियर अबाउट डिजीज क्या हो जाएगा, प्लैथोफोबिया हो जाएगा, यानी रोगों से डर क्या कहलाएगा, प्लैथोफोबिया कहलाएगा। ठीक है, आगे आपको बताना फियर अबाउट डेप्थ यानी गहराई से डर। ठीक है, तो फियर अबाउट डेप्थ क्या हो जाएगा, बाथोफोबिया हो जाएगा। बाथ मतलब क्या होता है, नहाना होता है, और यदि नदी या तालाब में नहाएंगे यानी गहराई में यदि हम जाएंगे तो उससे क्या डर होगा, बाथोफोबिया। फियर अबाउट डेप्थ यानी गहराई से डर क्या हो जाएगा, बाथोफोबिया। ठीक है, आगे बताना है फियर अबाउट अगलीनेस, अगली मतलब क्या होता है, कुरूप। ठीक है, यानी कहने का मतलब फियर अबाउट अगलीनेस,
इसे क्या बोलते हैं? तो कैकोफोबिया होता है। कैकोफोबिया यानी CACOPHOBIA, ठीक है। कैकोफोबिया मतलब क्या हो जाएगा? फियर अबाउट अगलीनेस, ठीक है। आगे बताना, फियर अबाउट वाइन या थर्स्ट, यानी शराब जो हो जाता है ना, आप जानते हैं शराब को पीते, गिलास से पीते, उसको डिस्पोजल बोलते हैं ना, ठीक है। यानी डिस्पोफोबिया याद रखें। डिस्पोफोबिया क्या हो जाएगा? फियर अबाउट वाइन्स या फिर थर्स्ट हो जाएगा डिस्पोफोबिया, ठीक है। आगे आपको होता है फियर अबाउट क्लोज स्पेस, यानी बंद सतह, मतलब घर जो है उसे क्या बोलते हैं? क्लास्ट्रोफोबिया बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? क्लास्ट्रोफोबिया। इसी के साथ बहुत सारा फोबिया है, जैसे कि आगे यदि हवा से किसी को डर लगता है उसे क्या बोला जाता है? एरोफोबिया बोला जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं कुछ लॉजी का। लॉजी मतलब क्या होता है? अध्ययन होता है। और अध्ययन संबंधित, जैसे कि हम आज बात करें स्टडी ऑफ एग्स, यानी अंडा का अध्ययन क्या कहलाएगा, ठीक है। हम जानते हैं आप सभी पढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ सीखने को ना मिले तो फिर बेकार है, ठीक है। स्टडी ऑफ एग्स यानी अंडों का अध्ययन क्या कहलाएगा? ओलॉजी कहलाता है, OOLOGY, ठीक है। ओलॉजी कहलाएगा, यानी स्टडी ऑफ एग्स, OOLOGY, ओलॉजी, ठीक है। आगे आपको बताना है स्टडी ऑफ टीथ, यानी दांतों का अध्ययन, तो ओडेंटोलॉजी हो जाएगा, बिल्कुल सही है। स्टडी ऑफ फिश यानी मछलियों का अध्ययन, ठीक है। इक्थियोलॉजी भी होता है, हाँ ठीक है, इक्थियोलॉजी, ठीक है। आगे बताना है स्टडी ऑफ हार्ट, यानी हृदय का अध्ययन, तो कार्डियोलॉजी हो जाएगा। और हृदय विशेषज्ञ जो होते हैं उसे कार्डियोलॉजिस्ट बोला जाता है, ठीक है। आगे आपको बताना स्टडी ऑफ रिवर्स, यानी कि नदियों का अध्ययन जो होता है क्या कहलाता है? स्टडी ऑफ रिवर्स, ठीक है। ये हो जाएगा पोटामोलॉजी, ठीक है। क्या हो जाएगा? पोटामोलॉजी हो जाएगा, पोटामोलॉजी, POTAMOLOGY, पोटामोलॉजी। देखिए इंग्लिश में जो है ना स्पेलिंग एरर जो होता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और कोशिश करिए किसी भी वर्ड को यदि याद करते हैं तो उसका एक बार जो है पूरा प्रोनाउंसिएशन करने, कहने का मतलब उस वर्ड को जो है पूरा हम वर्ड में उसको पढ़े हैं, ठीक है। इससे स्पेलिंग जो है ये एरर नहीं होगा आपको, ठीक है। और ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि इंग्लिश को रीड यदि करने आ जाएगा तो क्लोज पैसेज आपका सही होने लग जाएगा अपने आप। सही बता रहे हैं, यदि अगर आपको इंग्लिश को सही से रीड करने आ जाएगा तो न ही आपका फिल इन द ब्लैंक्स गलती होगा, न ही आपका क्लोज टेस्ट गलती होगा, और न ही पैसेज गलती होगा। सिर्फ सही से रीड करना है। ऐसा किन्हीं के मन में ये नहीं होना चाहिए जो हम इंग्लिश का हिंदी नहीं कर पाते तो हमसे इंग्लिश नहीं बन पाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं होता है, कोई मतलब ही नहीं बनता है कि इंग्लिश से हम हिंदी ट्रांसलेट करें, ठीक है। आगे बताइएगा, जैसे कि है अभी बता रहे थे स्टडी ऑफ रिवर्स क्या हो जाएगा? पोटामोलॉजी हो जाएगा, ठीक है। स्टडी ऑफ जो है वर्म्स होता है कीड़ा मकोड़ा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? देखिए कीड़ा, हम कीटों का अध्ययन नहीं बोले एंटोमोलॉजी, ठीक है। आप बोले कीड़े मकोड़े का अध्ययन स्टडी ऑफ वर्म्स, WORMS होता है, वर्म्स कीड़ा मकोड़ा होता है। इसका होता है हेलमिन्थोलॉजी होता है, क्या होता है? हेलमिन्थोलॉजी, ठीक है। आगे बताना स्टडी ऑफ हेयर, हेयर यानी बालों का अध्ययन क्या कहलाएगा? ट्रिकोलॉजी होता है। स्टडी ऑफ हेयर ट्रिकोलॉजी होता है, TRICHOLOGY, ट्रिकोलॉजी, ठीक है। आगे बताना स्टडी ऑफ फ्रूट्स एंड सीड्स, यानी खाने का मतलब स्टडी ऑफ सीड्स यानी खाने का मतलब बीज और फलों का अध्ययन, ठीक है। फलों का अध्ययन तो सीधा पोमोलॉजी होता है। अभी आपसे हम पूछे फ्रूट्स एंड सीड्स, स्टडी ऑफ फ्रूट्स एंड सीड्स, तो इसका हो जाएगा कार्पोलॉजी, अगर कार्पोलॉजी होता है, ठीक है, कार्पोलॉजी। आगे बताना स्टडी ऑफ सॉइल, मिट्टी का अध्ययन तो सभी लोग को पता है, पेडोलॉजी हो जाएगा, सही है। आगे बताना स्टडी ऑफ अर्थक्वेक्स, सिस्मोलॉजी हो जाएगा। भूकंप का अध्ययन किसमें करते हैं? सिस्मोलॉजी में। और भूकंप मापते किससे हैं? तो रिक्टर स्केल, ठीक है, सिस्मोग्राफ, रिक्टर स्केल। आगे आप कुछ आर्क या फिर जो है क्या बोलिए, हाँ सिस्मोग्राफ, ठीक है। अभी आपसे हम पूछे क्या थे? स्टडी ऑफ अर्थक्वेक्स, अर्थक्वेक्स क्या हो जाएगा? सिस्मोलॉजी ना, यानी जो है भूकंप का अध्ययन को क्या किसके तहत करेंगे? सिस्मोलॉजी के तहत। आगे आर्क या फिर हेड, आर्क मतलब क्या होता है? मुखिया होता है, यानी जैसे शासन की बात करते हैं, आर्क मतलब क्या होता है? शासन। हेड मतलब मुखिया होता है। आर्क जैसे एनार्की बोलते हैं, एनार्की किसको बोलते हैं? तो जब जहां पे कोई जो है यानी गवर्नमेंट नहीं होता है, यही ना होता है स्टेट ऑफ नो गवर्नमेंट, इसके ये क्या बोलते हैं? एनार्की, इसको राजतंत्र बोलते हैं। एनार्की मतलब क्या होता है? राजतंत्र, यानी जहां राजा होता है तो कोई सरकार नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे? एनार्की बोलेंगे। आगे बताना जो है परिवार के पुरुष मुखिया जो होते हैं उसे क्या बोलते हैं? तो पैट्रियार्की, पैट्रियार्की, उसे पैट्रियार्की क्या हो जाएगा? परिवार के जो है पुरुष मुखिया। आगे बताना परिवार के महिला मुखिया क्या बोलेंगे? मैट्रियार्की हो जाएगा, ठीक है। आगे आपको बताना है सॉलिक्यू मतलब क्या होता है? सॉलिक्यू,
सॉलिक्यू सॉलिलॉक्यू बनना है, सॉलिलॉक्यू। तो अकेले में जो है बात करना, अकेले में यानी अपने से बात करना को जो है सॉलिलॉक्यू बोला जाता है। ठीक है, आगे आपको बताना है जो बहुत कम यानी जो बहुत बात करता है उसे क्या बोलते हैं? तो लोक्वासियस होता है। ठीक है, ठीक है, जो वाचाल बोलते हैं, लोक्वासियस मतलब क्या होता है? वाचाल होता है, यानी जो बहुत बात करता है उसे लोक्वासियस बोला जाता है। ठीक है, और एक जो होता है स्पष्ट बोलने वाला, इलेक्वेंट होता है। स्पष्ट बोलने वाला के लिए वर्ड क्या यूज करेंगे? इलेक्वेंट करेंगे। ठीक है, आगे आपको बताना है अब जो है ना कुछ वर्ड बताते हैं, आप कुछ वर्ड कहते हैं, सॉरी, आपको कॉमन एरर में कुछ विशेष रूल जो होता है जिसके तहत आपको अक्सर देखने को मिलेगा एरर। ठीक है, हम ज्यादा नहीं 10 बताते हैं इसको। ठीक है, काउंट करके 10। सबसे पहले मोर के साथ जो है कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं करते हैं। अगर कहीं भी किसी भी सेंटेंस में यदि मोर आ गया है उस स्थिति में हम किसका प्रयोग नहीं करेंगे? कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं करेंगे। नंबर 1 हो गया। चलिए दूसरी की बात, डिग्री तो सभी लोग समझते होंगे ना। डिग्री कितने प्रकार का? 3 प्रकार। कौन कौन? पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं वन ऑफ द। अक्सर आपको देखने को मिलता होगा वन ऑफ द, जब ये लगा हुआ रहता है उसके बाद होता क्या है? प्लूरल काउंटेबल नाउन होता है। क्या होता है? नाउन क्या होगा? प्लूरल होगा, लेकिन वर्ब सिंगुलर हो जाता है। ध्यान रखना है, क्योंकि आप जानते हैं अक्सर क्या होता है कि नाउन यदि प्लूरल है तो वर्ब क्या आएगा? प्लूरल आएगा। अगर नाउन प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल, अगर नाउन सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर आता है। ये सब सिंगुलर प्लूरल तो समझ रहे होंगे ना, वर्ब वगैरह। ठीक है, नहीं समझ रहे होंगे समझ जाइएगा धीरे धीरे। ठीक है, हम सबसे अभी बताए वन ऑफ द, यदि किसी सेंटेंस स्टार्ट है उसके आगे कौन सा नाउन आना चाहिए? प्लूरल काउंटेबल नाउन आना चाहिए, और उसके आगे क्या कौन सा वर्ब आना चाहिए? सिंगुलर वर्ब आना चाहिए। इसी में गलती क्या होता है? या तो आपको नाउन दे देगा, सिंगुलर नाउन दे देगा, वर्ब प्लूरल दे देगा, यही उल्टा होता है, इसको ध्यान रखना है। आगे बताते, आगे तीसरा बात करते हैं नो सुनर। सबसे अधिक सेंटेंस आपको नो सुनर के बाद जो है या तो हैड आएगा नहीं तो डीड आएगा। क्या आएगा? नो सुनर के बाद या तो हैड नहीं तो डीड। जब ये हैड आएगा तो V3 होगा और डीड आएगा तो V1 हो जाएगा। समझ रहे हैं? हैड प्लस V3 और डीड प्लस V1, यानी हैड के बाद जो है वर्ब का तीसरा रूप होगा और डीड आएगा तो वर्ब का पहला रूप होगा। ठीक है, नो सुनर के बाद क्या आपको एकदम माइंड में सेट कर लेना है। देखिए ज्यादा कुछ हो नहीं, आप ग्रामर कौन चैप्टर में हम पढ़ते हैं, टेंस में पढ़ते हैं या कहीं पर, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आपको करीब करीब लगभग 200 के आसपास आपको हम बताएंगे कॉमन एरर का रूल, और उसी से आप देखिएगा जो लगभग जितना भी एरर आएगा ना आपके एग्जाम में सारा उसी में आ जाएगा। ठीक है, नो सुनर के बाद समझ गए होंगे या तो हैड या नहीं तो डीड। हैड आएगा तो वर्ब का कौन सा रूप? V3, डीड आएगा तो वर्ब का अलग। और सेंटेंस में एरर भी इसी सेंटेंस में देखने को ही मिलता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। एक होता है फिली के साथ जो है अवे का प्रयोग होता है। ठीक है, फिली के साथ फिली अवे बोलने में एकदम स्पष्ट लगता है, फिली अवे बोलने में स्पष्ट लगता है ना, लेकिन फिली के साथ अवे का प्रयोग नहीं होता है। ध्यान रखना है, फिली के साथ जो है क्या होता है? अवे का प्रयोग नहीं होता है। और फिली का मतलब ही होता है भाग जाना, और फिली अवे भी बोलेंगे फिर भी इसका मतलब क्या हो जाएगा? भाग जाना हो जाएगा। तो जब फिली का मतलब ही भाग जाना होता है तो हम इसके साथ अवे का प्रयोग क्यों करेंगे? तो फिली अवे आपको सेंटेंस अभी तक अगर कभी ना कभी जरूर आया होगा एरर में, फिली अवे लिखा हुआ, इसका मतलब एरर कहाँ होगा? इसी में होगा, क्या अवे नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। एक होता है कैश ऑन होता है। ठीक है, और जो कि कैश ऑन आपको दिखाई नहीं बोलते कैश ऑन डिलीवरी, तो सबको पढ़ने का आदत बन गया कैश ऑन, लेकिन एरर के ग्रामर के सेंटेंस में कैश ऑन गलत है, कैश इन सही होगा। ठीक है जी, नहीं कैश ऑन डिलीवरी की बात नहीं, कैश इन का मतलब होता है सहायता देना। ठीक है, कैश इन का मतलब क्या होता है? सहायता देना। और आप हम क्या बताएं, आपको रिलेट करके बता रहे हैं। आप सबको पता है कि कैश के बाद ऑन आता है, इसलिए तो अभी सभी लोग ऑनलाइन कुछ ना कुछ करते हैं, उसमें क्या लिखता है? कैश ऑन डिलीवरी लिखता है। ठीक है, इसलिए आप देखेंगे कैश इन लिखा हुआ तो उसको गलत कर दिया, नहीं जो है कैश इन कहिएगा, यही तो सही है, यानी क्या उसको गलत करिए, लेकिन वो क्या है? सही है। कैश इन क्या होगा? कैश इन होगा, इसका मतलब क्या होता है? सहायता देना होता है। ठीक है, इसी को तो कॉमन एरर बोलते हैं, सामान्य गलतियां। ठीक है, आगे बताना है आपको। एम्फेसिस और इंसिस्ट, इसका दोनों का मतलब होता है जोर डालना। क्या होता है? जोर डालना। एम्फेसिस का मतलब भी होता है जोर डालना, और इंसिस्ट का मतलब क्या होता है? जोर डालना। और इन दोनों का अर्थ होता है जोर डालना, और इसके साथ जो है एक प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है, इंसिस्ट ऑन या फिर एम्फेसिस ऑन। यानी कहने का मतलब इंसिस्ट ऑन ही प्रीपोजिशन होगा, दूसरा कोई प्रीपोजिशन नहीं हो सकता। क्या होगा? एम्फेसिस और इंसिस्ट ऑन होगा। ठीक है,
कितना हो गया, 6 हो गया ना। आगे 7वां की बात करते हैं। और इसके साथ तो अभी ये भी बात बता ही दी है कि यदि इंफेसिस या इंसिस्ट के बाद यदि दैट रहे तो कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लगेगा। कहने का मतलब इंफेस कोई भी नहीं लगेगा। इंफेसिस या इंसिस्ट के बाद यदि दैट का प्रयोग होता है तो कोई भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, समझ रहे हैं ना। यानी इंफेसिस दैट या फिर इंसिस्ट दैट, तो कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगा। अगर नहीं है प्रीपोजिशन तो इसका कौन आएगा, ऑन आएगा। ठीक है, आगे बताना है। आप कोई सेंटेंस देखते हैं व्हाट इज, जब ये व्हाट इज से सेंटेंस स्टार्ट होता है उसके साथ कौन सा डिग्री का प्रयोग करेंगे, पॉजिटिव डिग्री का। व्हाट इज के साथ किस डिग्री का प्रयोग करेंगे, पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे व्हाट इज का। ठीक है, व्हाट इज के साथ। आगे आपको बताना चाहिए अ गुड डील आया होगा सेंटेंस कभी ना कभी, अ गुड डील या फिर अ ग्रेट डील ऑफ आया है। अ गुड डील या फिर ग्रेट डील ऑफ, इसके साथ जो है अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं, अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग करते हैं। और इसके साथ वर्ब का किसका प्रयोग करेंगे, तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे, सिंगुलर वर्ब। यानी जब आपको अ गुड डील या फिर अ ग्रेट डील ऑफ दिखाई दे उसके साथ किस नाउन का प्रयोग करेंगे, अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग करेंगे। और वर्ब किसका प्रयोग करेंगे, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आगे आपको बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा बड़ा है लेकिन समझने का कोशिश करिएगा। यदि दो सब्जेक्ट एज वेल एज से जुड़ा हो, क्या होगा, यदि दो सब्जेक्ट जो है एज वेल एज या फिर एज गुड एज या फिर एज मच एज या फिर अलोंग विद या फिर लाइक या फिर अनलाइक के द्वारा यदि कोई जुड़ा हुआ हो तो आने वाले वर्ब का फैसला जो है, यानी आने वाला वर्ब तथा आने वाला प्रोनाउन का फैसला जो है पहला वाला शब्द करेगा, यानी पहला वाला नाउन करेगा। कहने का मतलब क्या होता है कि जब कोई भी सब्जेक्ट जो है, ठीक है, किससे जुड़ा हो, एज वेल एज से जुड़ा हो या फिर एज गुड एज से जुड़ा हो या फिर अलोंग विद से जुड़ा हो या फिर एज मच एज से जुड़ा हो या फिर लाइक या फिर अनलाइक से जुड़ा हो, तो आने वाला वर्ब तथा प्रोनाउन का फैसला कौन सा करेगा, तो पहला वाला सब्जेक्ट करेगा। समझे हैं, ठीक है। यानी कहने का अगर पहला वाला सब्जेक्ट यदि सिंगुलर होगा तो वर्ब कौन सा होगा, सिंगुलर होगा। अगर पहला वाला वर्ब प्लुरल होगा तो वर्ब क्या आएगा, प्लुरल आएगा। तो प्रोनाउन का में भी वही स्थिति हो जाएगी, जो है पहला वाला जैसा सब्जेक्ट होगा वैसा प्रोनाउन या फिर वर्ब आएगा। आगे ये टोटल 10 हो गया। और इसमें बताएं, ठीक है, टाइम है, क्या हुआ, जीके भी खिंचा ले, इसी को रहने दें, इंग्लिश ही रहने दें। चलिए कोई बात नहीं है, क्या हुआ, सब ठीक है। कुछ पढ़िएगा, ऐसा जान लीजिए नौकरी लेने के लिए आपको ऑलराउंडर बनना पड़ेगा। मन में इस चीज को सेट कर लीजिएगा, जिस सेक्टर में घुसिए उसमें सीधा रौन दीजिए, सीधा सीधा। जब तक महारत हासिल नहीं करिएगा नहीं होगा, ठीक है। क्या हुआ, जीके नहीं होता है, अच्छा सब होगा। जीके के लिए कुछ नहीं है, यूट्यूब पर बहुत सारा आपका कमेंट क्या कहते हैं, आपको यूट्यूब पे आपको ग्रुप डिस्कशन का वीडियो मिल जाएगा, आप वहां से देख के कवर कर लीजिएगा, ठीक है। कुछ नहीं है। एमटीएस का वैकेंसी फिर आने वाली है ना, आ गई ना। फॉर्म ऑनलाइन कब से हो रही है, हो भी रहा है। चलिए अब कितना आया है वैकेंसी है इसका, 17 से। कोई बात नहीं, कम है, लेकिन समझ लीजिए अगर कम भी है तो रेलवे से तो अच्छा है, हर साल दे रहा है आपको, अपडेट है, पहले से कैलेंडर जारी है। और आप देख रहे हैं एसएससी में भीड़ कितना है, कम है, ठीक है। आपको एसएससी में कितना दिख रहा है, जो है सो इतना ही दिख रहा है यहाँ, ठीक है। बाकी बैच में देखिए ना क्या स्थिति है, हम क्या बताएं। अभी देखिए बिहार पुलिस में अपने यहाँ 300 प्लस स्टूडेंट का प्रेजेंटेशन है पर डे का, ठीक है। जबकि अभी एग्जाम यानी एग्जाम का जो है फॉर्म फिलअप ही हो रहा है, एग्जाम डेट भी नहीं पता है, फिर भी तैयारी में इतने लोग लगे हुए हैं। बस इसी बात को सेट करके, माइंड में सेट करके हमेशा रखिए कि एसएससी सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है नौकरी के लिए, ठीक है। और समझिए इसीलिए हम लोग भी वही चीज चूज किए थे, लेकिन पता नहीं फिर उस समय 2017 का जो एसएससी का स्थिति था, उसके बाद से स्थिति देखिए रहे लड़खड़ा गया, और इसके बाद फॉर्म भरने की भी इच्छा नहीं करता है। अभी भी नहीं, अब नहीं भरते हैं। समझिए एक बार या 2 बार हम सीजीएल मेंस दे चुके हैं, ठीक है, तीसरी बार देने नहीं गए। अब इस बात को आप समझ सकते हैं कि आप तैयारी यदि जिस इस समय में कर रहे होते हैं, तैयारी बेहतर रहता है। नहीं होता है ना तो खुद फ्रस्ट्रेट हो जाइएगा, मन करेगा कि नहीं चलो छोड़ ही देते हैं इसको, ठीक है। और उस समय रेलवे का जो है बाहर आ जाता है, उसमें मन करता है चलो इंग्लिश ऐसे भी टफ लगता है, सबको डर लगता है, ठीक है। लेकिन हम मानते हैं कि इंग्लिश है कुछ नहीं। लोग यदि रेगुलर पढ़े ना, 2 घंटा कॉन्शस होकर पढ़िएगा ना, बहुत बेहतर हो जाएगा। कुछ नहीं है। जबकि आप एसएससी ऐसा एग्जाम है जो प्रीवियस ईयर को फुल्ली 100% फॉलो करता है,
100% फॉलो करता है, 70 नहीं कहेंगे, 100% करेंगे। जो भी ग्रामर है, ग्रामर का रूल कहां से आएगा, जो पहले है वही बाद में भी रहेगा। अब समझ लीजिए ना, क्या जो भी वर्ड है या इडियम है, कोई भी कहावत जो पहले कहावत बन चुका है उसी कहावत को लेंगे ना, ठीक है। तो जब अनेक शब्द का एक शब्द होता है, उसका हिंदी मीनिंग समझ रहे हैं तो एक वर्ड में नहीं आप बता सकते हैं, कुछ नहीं है, समझिए बस यही है, आसान है। सिर्फ माइंड में सेट हो जाता है कि बहुत मुश्किल है, इसलिए मुश्किल लगने लग जाता है। आप समझिए आसान तो आसान है, मुश्किल समझिएगा तो मुश्किल है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, कुछ रूल और बताते हैं आपको, ठीक है। बीच में थोड़ा सा रिफ्रेश कर दिए ताकि पीछे वाले बात को थोड़ा सा ये नहीं लगे कि ज्यादा हो रहा है, ठीक है। चलिए, यदि नाउन ऑफ, ठीक है, नाउन के साथ जो है ऑफ फिर नाउन, कहने का मतलब क्या है, कोई पहले नाउन आया, उसके बाद बीच में क्या आया, ऑफ आया, फिर क्या आता है, नाउन आता है, तो इस स्थिति में जो है प्रथम वाले नाउन के पहले द अवश्य लगेगा। कहने का मतलब जो है, अगर क्या है, द कोई नाउन आ रहा है, नाउन के बीच में ऑफ से, यदि दो नाउन ऑफ से जुड़ा हुआ है, उस स्थिति में पहले वाले नाउन के साथ जो है द अवश्य लगेगा, यानी अगर द नहीं लगा हुआ है तो वहां पे इरर होगा। नहीं, भाव के लिए कोई टेंशन नहीं है, आप जो हम जहां पे इरर आता है उसकी बात करते हैं, ठीक है। आगे आज जैसे द आ जाएगा तो वर्ब सिंगुलर हो जाएगा, ऑटोमेटिक है, ठीक है। आगे आपको बताना है, एक होता है कंप्राइज या फिर डिस्पाइट, इन दोनों के साथ जो है ऑफ का प्रयोग कभी नहीं होगा। आपको कंप्राइज ऑफ साफ साफ दिख जाएगा, डिस्पाइट ऑफ दिखेगा, पढ़ने में एकदम सुटेबल लगेगा, लगेगा कोई एरर ही नहीं है, लेकिन जान लीजिए कंप्राइज और डिस्पाइट के साथ जो है ऑफ का प्रयोग कभी नहीं होगा, ठीक है। आगे बताना है, जैसे कि हम बोलते हैं तो कंप्राइज या फिर डिस्पाइट, इसका कंप्राइज का मतलब होता है सम्मिलित होना, कंप्राइज का मतलब क्या होता है, सम्मिलित होना, और डिस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद होता है, क्या होता है, के बावजूद। और जब डिस्पाइट में ऑफ भी लगाते हैं फिर भी उसका मतलब वही होता है, तो हम ऑफ क्यों लगाएंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, कंप्राइज या फिर डिस्पाइट ऑफ का मतलब ही होता है सम्मिलित होना, ठीक है। आगे बताना है, प्रीपोजिशन के बाद जो हमेशा कौन सा जो है केस का प्रयोग करते हैं, देखिए ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करते हैं, ध्यान रखना है, प्रीपोजिशन के साथ जो हमेशा किस केस का करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करेंगे, ठीक है। आगे आपको बताना है, लेट, ध्यान से सुनिएगा, लेट या फिर बीड या फिर बिहोल्ड या फिर वॉच या सी या नोटिस या फिर मेक के बाद जो है दो ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, ध्यान से समझिएगा, यानी लेट, बीड, बिहोल्ड, वॉच, सी, नोटिस या फिर मेक के बाद जो है कितना ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, दो ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। और इसका जो प्रथम ऑब्जेक्ट होता है नाउन या प्रोनाउन रहेगा, क्या होगा, प्रथम ऑब्जेक्ट जो क्या होगा, नाउन या प्रोनाउन रहेगा, और दूसरा ऑब्जेक्ट जो होता है बेयर इन्फिनिटिव यानी विदाउट टू, यानी कहने का मतलब जो है V1 यानी वर्ब का जो है पहला रूप का प्रयोग करेंगे। नहीं समझे, आपको हम बताए, लेट, बीड या फिर बिहोल्ड या फिर वॉच या सी, नोटिस या फिर मेक के बाद जो है कितना ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, दो ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, और पहले वाला ऑब्जेक्ट क्या होगा, नाउन होगा, क्या होगा, पहले वाला ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होगा, और दूसरा वाला ऑब्जेक्ट जो होगा वो बेयर इन्फिनिटिव, बेयर इन्फिनिटिव का मतलब समझते हैं, बिना टू का, यानी वर्ब का जो है पहला रूप जो है, पहला रूप का प्रयोग करेंगे, यानी V1 का प्रयोग। क्या हुआ, लेट मी गो, सीधा सीधा समझिए, ठीक है। जैसे अगर हम इसमें अभी बोले हैं लेट है ना, लेट से स्टार्ट है ना, लेट मी गो, लेट के बाद कौन सा हम किसका प्रयोग किया है, ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया, कौन सा ऑब्जेक्ट आ गया, ऑब्जेक्टिव केस आ गया, मी आ गया, अच्छा मी आ गया, इसके बाद हम वर्ब का किस रूप का प्रयोग करते हैं, गो है ना, V1 नहीं है, कोई प्रीपोजिशन का प्रयोग कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं ना, बस यही होता है, सबसे सिंपल है। इसके साथ बहुत सारा है, एग्जाम्पल तो उसे हम लिखे हुए नहीं है, बट फिर भी बहुत सारा लिख सकते हैं। आगे बताइएगा, आगे जैसे क्या है, एक होता है WH वर्ड, ठीक है, और WH वर्ड ये भी बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। WH वर्ड के बाद जो है हैव, ठीक है, यानी कहने का मतलब जो है प्लस जो है WH वर्ड के बाद हैव के साथ जो है कौन सा वर्ब लगता है, सॉरी, WH वर्ड के साथ जो है सब्जेक्ट कौन सा होगा, सिंगुलर, और वर्ब कौन सा होगा, यानी एक मिनट रुकिएगा, WH के, सुन लीजिए मेरी बात को, इसमें सेंटेंस में क्या होता है, WH वर्ड के साथ जो है हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के साथ जो है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के वर्ब, इसका जो एक फॉर्मेशन होता है, यानी WH वर्ड यदि कोई अगर हम बनाते हैं तो उसके साथ क्या हो जाएगा, पहले तो WH वर्ड, उसके साथ किसका प्रयोग करेंगे, हेल्पिंग वर्ब का, और हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या हो जाएगा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद क्या फिर वर्ब आएगा, और वर्ब के साथ जो है उसके बाद क्या आता है, क्वेश्चन मार्क आता है। मेरी बात को समझिएगा, जब यानी कहने का मतलब जो है WH वर्ड में आप जानते हैं समानता क्या, क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करते हैं, लेकिन इसमें जो है
फुल स्टॉप का भी प्रयोग करते हैं। तो फुल स्टॉप का प्रयोग कब करते हैं और क्वेश्चन मार्क का प्रयोग कब करते हैं, इसको समझना है। तो जब WH वर्ड के साथ जो है हेल्पिंग वर्ब प्लस का जो है सब्जेक्ट प्लस का वर्ब यदि आता है, उसके बाद हम किसका प्रयोग करते हैं, क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करते हैं। जैसे लास्ट में यदि वर्ब आपको दिख रहा है तो उसके बाद किसका प्रयोग करते हैं, क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करते हैं। अगर इसी के साथ साथ जो WH वर्ड के साथ जो है पहले सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब फिर वर्ब का प्रयोग करते हैं, तो उसी स्थिति में जो हम किसका प्रयोग करेंगे, फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। अभी तक नहीं दिखा है, दिखता है सो वही चीज हम कह रहे हैं। आप इतना शॉक्ड काहे हैं, ठीक है, ठीक है, समझ लीजिए। आपको सीधा सिंपल है कि WH वर्ड के साथ यदि पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा तो क्वेश्चन मार्क दिखेगा, यदि उससे पहले यदि कोई जो है सब्जेक्ट आ जाता है तो आपको फुल स्टॉप दिखेगा, ठीक है। आगे आपको बताना है, यदि कोई कार्य किसी मानव के द्वारा किया जाता है तो बाय का प्रयोग करते हैं। अगर कोई कार्य यदि मानव के द्वारा किया जाता है तो उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, बाय का प्रयोग करते हैं। और यदि कोई कार्य जो है मानव के अंग या औजार के द्वारा किया जाए तो उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, किस प्रीपोजिशन का, विद का प्रयोग करते हैं। ध्यान से समझिएगा, जब कोई कार्य को जो है मानव के किसी अंग के या फिर जो है औजार के द्वारा किया जाता है तो उसके लिए किस प्रीपोजिशन का, विद का। अगर कोई मानव खुद ही करता है तो उसका प्रयोग किसका करते हैं, बाय का प्रयोग करते हैं, ठीक है। आगे जो है एक होता है कम एक्रॉस, यानी कम के साथ किस प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे, एक्रॉस का। कम विद आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो कम विद क्या होगा, गलत होगा, सही क्या होगा, कम एक्रॉस सही होगा, ठीक है। आगे बताना है द थिंग व्हाट दिखाई देता है और द थिंग व्हिच दिखाई देता है। तो आपको बताना है द थिंग व्हाट सही होगा या फिर द थिंग व्हिच सही होगा। हम जानते थे सभी लोग व्हाट बोलिएगा, लेकिन द थिंग व्हिच सही होता है, ठीक है, व्हाट गलत है, ठीक है। अब थिंग मतलब क्या होता है, बस तो ना, यानी समझिए किस चीज सही होगा या फिर क्या चीज सही होगा, किस चीज में सही होगा ना, ठीक है। आगे आपको बताना है डाउट के पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है, बट किस प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, अब बोलिए। ऑन डाउट गलत है, इन डाउट होगा, यानी किसी भी चीज में गलती होती है ना, यानी किसी भी चीज में संदेह होता है। सीधा समझिए, देखिए इसको हिंदी में नहीं समझिएगा, किसी भी चीज में संदेह होता है। कोई भी क्वेश्चन में संदेह होता है कि कोई भी क्वेश्चन पर संदेह होता है में ना, तो क्या इन डाउट या ऑन डाउट, इन डाउट होगा ना, इसको समझना है, ठीक है। क्या हुआ, देखिए आप सेंस में यदि देखिए हम क्या बता रहे हैं, अब हम क्या बोले, पढ़ने यदि सही से आ जाएगा तो इंग्लिश ग्रामर आ जाएगा, ठीक है, सिर्फ पढ़ने आना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है यदि कोई ऑब्जेक्ट का काम करे, यानी कोई वर्ब जो है जब ऑब्जेक्ट का काम करे, क्या बता रहे हैं, जब कोई वर्ब ऑब्जेक्ट का काम करता है तो इसके बाद प्रीपोजिशन किसका प्रयोग करते हैं, तो टू का। यानी कोई वर्ब होता है ना, वर्ब कभी कभी ऑब्जेक्ट का भी काम करता है, उस स्थिति में किस प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे, प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करेंगे, ठीक है। आगे बताना है, आगे है जब एडवर्ब, जब एडवर्ब जो है हेल्पिंग वर्ब की सेवा में आए। कहने का मतलब जब कोई एडवर्ब जो है किसकी सेवा में आए, हेल्पिंग वर्ब की सेवा में आए, तो वह हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा। कहने का मतलब कोई एडवर्ब आता है और वह हेल्पिंग वर्ब के लिए आता है, तो वह एडवर्ब जो है क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा। और मेन वर्ब की सेवा में आता है, यानी मेन वर्ब की यदि सेवा में आता है तो उस स्थिति में मेन वर्ब के पहले आएगा, और दोनों की सेवा में यदि आए तो दोनों के बीच में रहेगा। नहीं समझे, ध्यान से समझिएगा। जब कोई अगर यहाँ पे क्वेश्चन रहता है थोड़ा अच्छा से एक्सप्लेन कर देते, अगर होगा हम पहले रूल बता देते हैं, फिर एक एक करके जितना रूल है ना उससे रिलेटेड क्वेश्चन करवा देंगे। इतना जान लीजिए, एक जो होता है स्ट्रैटेजी जो होती है ना पढ़ने का, सही स्ट्रैटेजी के साथ यदि अगर कीजिएगा ना तो बहुत आसान हो जाएगा चीज। सिर्फ आपको तरीका अपनाना है, जितना भी रूल है उसके अकॉर्डिंग कोशिश करना है, एक एक क्वेश्चन कर ले। आप लोग पर डे सेट बनाते हैं, 3-4 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन आपको कॉमन एरर का पर डे देखने को मिलता होगा, नहीं रहता है 2 से 3। हमको ये भी लगता पूरा यकीन है कि आज के क्वेश्चन में भी जरूर जितना रूल बताया इसमें से जरूर एक ना एक क्वेश्चन रहा होगा, नहीं रहा है, था ना। बस वही चीज है, आप सिर्फ कॉन्शियस होकर सिर्फ सुन लीजिएगा, बेहतर हो जाएगी, ठीक है। इसको फिर से समझिएगा, जब कोई एडवर्ब जो है हेल्पिंग वर्ब की सेवा में आता है तो वह हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा, और जब वही एडवर्ब जो है मेन वर्ब की सेवा में आता है, यानी कहने का मतलब जो है वही एडवर्ब जो मेन वर्ब की सेवा में आता है तो उसके पहले रहेगा, और जब दोनों की सेवा में आएगा तो क्या होगा, उसके बीच में रहेगा, ठीक है। आगे समझिएगा, 20वां रूल बता रहे हैं, 19 हो चुका है, 20वां की बात करते हैं। नोट या फिर नो या फिर नेवर या फिर नाइदर या फिर नन, इसके साथ जो है हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट आता है, ठीक है। नोट, नो, नेवर, नाइदर, नन, ठीक है, ये सभी निगेटिव सेंटेंस है। आप सो रहे हैं, कुछ ज्यादा आनंद ले रहे हैं,
ठीक है, क्लास में है तो क्लास में रहिए, ठीक है। हम जानते हैं जिनको इंटरेस्ट नहीं रहेगा इंग्लिश में तो नींद तो आएगा ही, स्वाभाविक सी बात है। इंटरेस्ट जगाना पड़ता है, समझे, ठीक है, सीधे नहीं आता है। जब इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का सपना देखना शुरू करिएगा ना, ठीक है, सारा नींद भाग जाएगा। यहाँ क्लास में क्या रातों में नींद नहीं आएगा, सही बता रहे हैं। और एक जुनून होता था, बिलीव नहीं करिएगा, एमबी पब्लिकेशन जानते होंगे सभी लोग, ठीक है, उसमें क्या है, प्रीवियस ईयर का सारा सेट दिया हुआ रहता है, एमबी, ठीक है। और हम लोग के समय में वो पॉपुलर था, अभी पता नहीं, अब तो थोड़ा सा जो है, अभी भी है ना, अभी ब्लैक होल का थोड़ा ज्यादा हो गया है, लेकिन हम समझते हैं जो कि बेहतर है। उसका जो जितना सेट आता था ना, नया सेट, क्लब में नंबर लाने के लिए क्या करते थे, 2016 का जैसे समझिए एलडीसी का एग्जाम हो गया है, मार्केट में बुक आया, बुक लेते थे, कोशिश करते थे कि एक सप्ताह के अंदर सारा सेट को खत्म कर जाना है, यानी उससे रिलेटेड यदि क्वेश्चन आए तो गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। नहीं समझे बात को, आप सिर्फ टारगेट लीजिए, देखिए ज्यादा लंबा टारगेट नहीं लेना है, आप छोटा टारगेट लीजिए, उसको अचीव करिए, फिर आगे बढ़िए। जैसे हम सोच लिए कि नहीं 2016 मतलब 2016 का जितना भी सेट है, जिस भी एग्जाम का है, उसको एक बार देखना है तो एक बार में खत्म कर जाना है। और उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट जो होते थे, जो रूल की बात करते हैं, उस रूल को अपने डायरी में नोट कर लीजिए, उसको रिवीजन करिए सप्ताह में एक दिन, ठीक है। इसके साथ छोड़िए ना, सप्ताह में एक दिन जो है ग्रामर का चैप्टर मिलता है आप लोग में, मिल रहा है ना ग्रामर का, उसके लिए आप मिरर ऑफ कॉमन एरर हो गया, चाहे लूसेंट हो गया, ठीक है, ये सब का प्रयोग करते थे। तो इसमें क्या होता था कि जितना कॉमन एरर दिया हुआ है, एक एक क्वेश्चन का भले ही बाद में याद रहे चाहे नहीं रहे, ठीक है। शनिवार को इंग्लिश का होता था, मंगलवार को मैथ्स का होता था, उसमें सीधा सीधा ये टारगेट था कि 50 है तो 50 करना है। 50 इंग्लिश का 50 क्वेश्चन आता था एक चैप्टर से, ग्रामर से, और 50 कर देते थे, जबकि कुछ नहीं आता था ग्रामर। सही बात बता रहे हैं, कुछ नहीं आता था, ठीक है। और अभी भी हमको लगता है ग्रामर कुछ नहीं आता है, ठीक है, अभी भी लगता है कुछ नहीं आता। इसलिए लगता है कुछ नहीं आता है क्योंकि पढ़ नहीं रहे, 4 साल 5 साल से तो थोड़े हुए हैं ना साहब। अगर शुरू किया जाए तो फिर कुछ ना कुछ जरूर आ जाएगा। ऐसे लगता है हमें कुछ नहीं आता, लेकिन बहुत कुछ आता होगा। जब क्वेश्चन सामने आता तब ना पता चलता है। तो आप सीधा सोचिए कि सीधा अगर हम जो चैप्टर मिला, जिस चैप्टर को पढ़ लिए, अगली बार कभी वो चैप्टर से क्वेश्चन दिखाई दे तो गलत ना हो। पढ़ने का सही मतलब ये होता है, ठीक है। और ये जब हमें पता रहता था कि प्रोनाउन का जो है शनिवार को प्रोनाउन का टेस्ट होने वाला है, तो ये पता कुछ एरर कहीं रहे, प्रोनाउन खोजेंगे इसी में एरर होगा पक्का। नहीं समझ रहे बात को, एरर कहीं रहे, लेकिन हम जान रहे कि फलना चैप्टर से है तो हम प्रोनाउन में ना खोजेंगे। बाद में यही क्या होता है, सेट में जब आ जाता है तो उसमें तो पता नहीं है किस चैप्टर से है, तो यहाँ पे दिक्कत हो जाती थी, ठीक है। देखिए हम बट लेकिन ऐसा कितना समय तक दिक्कत होगा अगर बार बार हम प्रोनाउन का पढ़ रहे हैं। इंग्लिश ग्रामर में 15 चैप्टर समझिए ढंग से है, कहने का मतलब अगर हम 10-15 चैप्टर को बढ़िया से पढ़ लेते हैं, एक बार 15 चैप्टर मतलब 15 सप्ताह, ठीक है। एक साल में 52 सप्ताह होते, यानी आप समझिए 4 बार रिवीजन कर सकते हैं। नहीं समझे, एक साल में 4 बार रिवीजन कर सकते हैं आप, और जो इंपोर्टेंट रूल है उसको तो आसानी से कवर कर सकते हैं। उस स्थिति में ही आसान बनेगा। और हमेशा सोच के चलिए, हम बार बार जान लीजिए, बहुत सारे लोग हैं जो इसमें लर्निंग बैच से आए थे ना। कौन कौन लर्निंग बैच से आए थे? बहुत सारे लोग लर्निंग बैच जो कि आना नहीं चाह रहे थे एसएससी बैच में, ठीक है, बस सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश के डर से, ठीक। लेकिन ये जान लीजिए कुछ नहीं है, सिर्फ सोचिए। और अभी जो जिस समय में स्टार्ट किया है, इतना जान लीजिए लगभग लोग का ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ होगा इसमें, ठीक है। कुछ लोग का कंप्लीट होगा, लगभग लोगों का कंप्लीट नहीं है। जिनका कंप्लीट नहीं है वो समझ लीजिए अभी 1 साल आपके पास आने वाला जो भी समय है, इस समय में इतना बेहतर कर दे जो ग्रेजुएशन कंप्लीट हो, सीजीएल एक बार में क्वालिफाई करे, ठीक है। और कर जाइएगा, इतना जान लीजिए, ठीक है। कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सोच के पढ़िएगा ना। जब इंसान का टारगेट होता है ना लक्ष्य में आगे बढ़ने का, यानी लाइफ में आगे बढ़ने का, तो आप कुछ भी चीज को हासिल कर लीजिएगा। आप बस सर सिर्फ और सिर्फ मेहनत का ही परिणाम है, ठीक है। चाहे आप इंग्लिश में ले लीजिए, चाहे ग्रामर में, चाहे मैथ्स में ले लीजिए, या फिर जीके में ले लीजिए, चाहे रीजनिंग में ले लीजिए। रीजनिंग तो एसएससी का कुछ है ही नहीं। अगर हमको ये इतना जान लीजिए, जो स्टूडेंट 1 महीना कॉन्शियस होकर सेट बना लेते हैं रीजनिंग का, उसको अगले महीना से 25-0-25 रहेगा। नहीं रहेगा, रहता भी होगा, अभी भी रहता होगा, एग्जाम में भी रहता होगा। तो समझ सिर्फ कॉन्शियस होगी, क्योंकि समान सेम पैटर्न पे दोहराता है, ठीक है। मैथ्स का भी क्या है, जितना चैप्टर है सभी चैप्टर को हमको जितना कॉन्सेप्ट बेसिस है सबको कॉन्सेप्ट को पढ़ना है, बार बार रिवीजन कर रहे हैं, आराम से पता चलेगा।
हम बता रहे हैं ना, समय होती है, आप बार बार यदि प्रैक्टिस करेंगे मैथ्स का, समझ लीजिए 25 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन आपको बनाना नहीं पड़ेगा, ये समझ लीजिए 15 ही क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। और जो लोग 15 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं उन्हीं से निकलता भी है, ये भी जान लीजिए। आप सोचिएगा 25 क्वेश्चन को हम सॉल्यूशन करने लगे पूरा, और तब जाके आंसर लाएंगे तो समय ही कम पड़ जाएगा आपको। एक क्वेश्चन पे 2 मिनट दीजिएगा कम से कम, 25 दूना 50 मिनट ऐसे ही खत्म है, मैथ सॉल्व करने में समय आपका खत्म हो गया था, अब बाकी चीज कहाँ जाएगा। जो हकीकत है इस चीज को समझिएगा, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा फास्ट करना है। समय भी हो गया, समय ओवर हो गया ना एक्स्ट्रा। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। कल सबसे घर पे जाके सभी लोग जो है यूट्यूब चैनल पे शाम तक वीडियो अपलोड हो जाएंगे, आप लोग वहां से रिवीजन कर लीजिएगा इतना चीज को। अगर फिर कभी इतना को पूछे, हम कल आएंगे इससे रिलेटेड जितना भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कल नहीं, अब मंगलवार को होगी ना क्लास की बात, मंगलवार को यदि आएंगे क्यूज करवाने, तो पहले जितना आज बताए उसमें से पूछेंगे, खड़ा करके पूछेंगे, रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डालेंगे। इसलिए अच्छा से पढ़ लीजिएगा सभी लोग, ठीक है। थोड़ा बेइज्जती से बचने के लिए भी लोग पढ़ते हैं, ये बात को भी समझिएगा, ठीक है। जिनकी कोई इज्जत नहीं होती वो बेइज्जती के लिए क्या फर्क, ठीक है। इसे समझिए, हर किसी का इज्जत है, आत्मसम्मान बहुत बड़ी चीज होती है, उसको खोने नहीं दीजिएगा। अच्छा से रिवीजन करके आइएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ठीक है। कैसा लगा क्लास आज का? बहुत अच्छा रहा ना, चलिए धन्यवाद, ठीक है।